वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 2 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है खोजी एक मुताल्ला। तो बच्चों, ये सबक एक तनकीदी मज़मून है। अब तनकीदी मज़मून किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं अभी आपको सभी क्वेश्चंस पढ़कर बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस सबक के मुसन्निफ़ कौन है? एहतिशाम हुसैन। याद रहेगा कि खोजी एक मुताल्ला सबक के मुसन्निफ़ कौन है? एहतिशाम हुसैन। नाम याद रखना ज़रूरी है। तो पहले हम तनकीदी मज़मून से मुतालिक सवालातों को समझेंगे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ग्रामर से रिलेटेड है। सवाल नंबर 1, वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़ यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड किसी प्रकार किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय ज़नी की जाती है, उसे उर्दू नस्र में क्या कहते हैं? समझ में आया? तनकीदी मज़मून वो है जैसे कि मुंशी प्रेमचंद ने कोई एस्से लिखा, अब उस एस्से को पढ़कर दूसरे मुसन्निफ़ ने अपनी राय दी, तो उसे क्या कहेंगे? दूसरे वाले एस्से को तनकीदी मज़मून कहेंगे, यानी कि पहले लिखे हुए मज़मून को पढ़कर अपनी राय पेश करना तनकीदी मज़मून कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय ज़नी की जाती है, उसे उर्दू नस्र में क्या कहते हैं? तो उसे उर्दू नस्र में तनकीदी मज़मून कहते हैं। अगला सवाल है, तनकीदी मज़मून किसी दूसरे शख्स के ज़रिए लिखे गए कलाम का डैश होता है? तर्जुमा, मुताल्ला, हिस्सा या सिन्फ़? तो देखो, अभी मैंने बताया था कि तनकीदी मज़मून किसी दूसरे शख्स के ज़रिए लिखे गए कलाम का मुताल्ला होता है, जिसे वो बागौर पढ़ता है। मुताल्ला करने का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी एस्से को, मज़मून को पढ़ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना। अगला सवाल है, तनकीदी मज़मून के तहत किसी चीज़ की खूबियों और ख़ामियों का ज़िक्र किया जाता है। समझ में आया कि तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अदबी तख्लीकात, मज़मून, सवाने या फिर इंशाइया। तो तनकीदी मज़मून के तहत अगर किसी चीज़ की खूबियों और ख़ामियों का ज़िक्र किया जाए तो उसको अदबी तख्लीकात कहते हैं। अगला सवाल है, तनकीद निगार किसे कहते हैं? मज़मून निगार को, तनकीदी मज़मून नफीस को, सवाने निगार को या फिर इंशाइया निगार को? तो तनकीद निगार का मतलब है तनकीदी मज़मून नफीस, यानी कि तनकीदी मज़मून लिखने वाला। अगला सवाल है, तनकीद निगार के लिए ज़ाती पसंद नापसंद से ज़्यादा अहम क्या मयार होते हैं, जिन मयार की कीमत हर ज़माने में होती है? आसान ज़बान, बेलोस लिखना, झूठ ना बोलना। तो तनकीद निगार के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद से ज़्यादा अहम जो मयार होते हैं वो हैं, मयार की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वैल्यू हर ज़माने में हो। अगला सवाल है, तनकीद निगार किसी भी अदब का मुताल्ला कितनी बार करता है? तो एक से ज़्यादा बार करता है। अगला सवाल है, तनकीद सिर्फ तशरीह और तज्ज़िया ही नहीं करती बल्कि अदबी तख्लीक के बारे में डैश है? सोची समझी राय, मुताल्ला, समझ या फिर परख? तो तनकीद सिर्फ तशरीह और तज्ज़िया ही नहीं करती है बल्कि अदबी तख्लीक के बारे में सोची समझी राय होती है। एहतिशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1914, 1913, 1912 या 1916? तो एहतिशाम हुसैन की पैदाइश 1912 में हुई। अगला सवाल है, एहतिशाम हुसैन का इंतकाल कब हुआ? 1973, 1972, 1974 या 1976? तो एहतिशाम हुसैन का इंतकाल 1972 को हुआ। एहतिशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए? आज़मगढ़, लखनऊ, फ़र्रुखाबाद या फ़िरोज़ाबाद? तो एहतिशाम हुसैन आज़मगढ़ में पैदा हुए। अगला सवाल है, एहतिशाम हुसैन की अदबी सरगर्मियों का सिलसिला कब शुरू हुआ, यानी कि उन्होंने उर्दू नस्र में अपने कलाम कब से लिखने शुरू किए? 1931, 1932, 1934 या 1936? तो एहतिशाम हुसैन की अदबी सरगर्मियों की शुरुआत उन्होंने 1932 में की थी। अगला सवाल है, एहतिशाम हुसैन ने अफसाना निगारी और ड्रामा नवीसी के साथ साथ डैश भी लिखे? नज़में और ग़ज़लें, सवाने,
خاکے یا پیروڈی؟ تو احتشام حسین نے افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ نظمیں اور غزلیں بھی لکھی۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کب شعبہ اردو کے استاد بنے؟ 1934، 1936، 1935 یا 1932 میں؟ تو احتشام حسین شعبہ اردو کے استاد بنے تھے 1932 میں۔ احتشام حسین نے کس کی مدد سے 1952 میں امریکہ اور انگلستان کا سفر کیا؟ راک فیلرز فاؤنڈیشن، الہ آباد یونیورسٹی، دوست یا میرٹھ یونیورسٹی؟ تو احتشام حسین نے 1952 میں امریکہ اور انگلستان کا سفر راک فیلر فاؤنڈیشن کی مدد سے کیا۔ اگلا سوال 1961 میں احتشام حسین کس یونیورسٹی کے پروفیسر بنے؟ الہ آباد یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا جامعہ ملیہ اسلامیہ؟ تو 1961 میں احتشام حسین الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر بنے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کا انتقال کہاں ہوا؟ دلی، امریکہ، الہ آباد یا لکھنؤ؟ تو احتشام حسین کا انتقال الہ آباد میں ہوا۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین نے علم زبان سے متعلق کس کی انگریزی کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا تھا؟ جان سپینس، جان سمتھ، جان لیو، جان فرینک؟ تو احتشام حسین نے علم اور زبان سے متعلق انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا تھا جان بیمس کی کتابوں کا۔ احتشام حسین نے جان بیمس کی انگریزی کتاب کا کس نام سے ترجمہ کیا تھا؟ ہندوستانی لسانیت کا خاکہ، ہندوستانی ادب کا خاکہ، ہندوستانی عوام کا ایک جٹ ہونا، ہندوستانی فن اور آزادی؟ تو احتشام حسین نے جان بیمس کی انگریزی کتاب کا جو ترجمہ کیا تھا اس کا نام تھا ہندوستانی لسانیت کا خاکہ۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین کی افسانوی مجموعے کون سے ہیں؟ سنگ آزاد اور ہستی اپنے حباب کی، ویرانے اور سفر نامہ، ساحل اور سمندر، حیات سعدی اور جدید قوم، آزاد اور تشبیہ شاخ؟ تو احتشام حسین کے افسانوی مجموعے ویرانے اور ان کا سفر نامہ ساحل اور سمندر کے نام سے ہے۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین نے بچوں کے لیے کیا لکھے تھے؟ اردو قواعد، کہانیاں، نظمیں یا پھر گیت؟ تو احتشام حسین نے بچوں کے لیے کہانیاں لکھی تھیں۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین نے ہندی میں اردو ادب کی تاریخ کلام کس نام سے مرتب کیا؟ اردو ساہتیہ کا اتہاس، اردو ادب کا سفر، اردو ساہتیہ کا جادو، اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس؟ تو احتشام حسین نے ہندی میں اردو ادب کی تاریخ کلام کو اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے نام سے مرتب کیا یعنی کہ لکھا۔ احتشام حسین کا اردو ادب میں اصل میدان کیا ہے یعنی کہ وہ کس چیز پر لکھتے ہیں اردو میں؟ تنقید، سوانح، مضمون یا خاکے؟ تو احتشام حسین کا اردو ادب میں اصل میدان ہے تنقید نگاری۔ اگلا سوال ہے احتشام حسین شروع سے کس تحریک سے وابستہ رہے؟ ترقی پسند، آزادی، سودیشی یا دانڈی مارچ؟ تو احتشام حسین شروع سے ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے۔ احتشام حسین کی دو تنقیدی مضمونوں کے نام بتانے ہیں۔ صبح و شام، آزادی، فکر روزی اور فکر آرزو، تنقیدی جائزے، ادب اور سماج، کسان اور قومی آواز؟ تو احتشام حسین کے دو تنقیدی مضمونوں کے نام ہیں تنقیدی جائزے، ادب اور سماج۔ اگلا سوال ہے سبق خوجی کے مصنف کون ہیں؟ تو احتشام حسین ہے۔ عاقل کے کیا معنی ہیں؟ عقل مند، عمدہ، عالم فاضل یا عمر دراز؟ تو عاقل کے معنی ہیں عقل مند کے۔ صف شکن سے کیا مراد ہے؟ بہادر، تیز، آرام دہ یا آزاد؟ تو صف شکن سے مراد ہے بہادر کے۔ اگلا سوال ہے کرولی سے کیا مراد ہے؟ ایک اوزار، کھیت جوتنے کا، ایک قسم کا چاقو، سبزی کاٹنے کی دراتی، ایک قسم کا ہتھیار؟ تو کرولی کے معنی ہیں ایک قسم کا چاقو۔ الفاظوں کے معنی بھی پوچھے جائیں گے۔ ایوب سے کیا مراد ہے؟ ایوب تو ایب کی جمع کو ایوب کہتے ہیں۔ اجتناب سے کیا مراد ہے؟ پرانا، پرہیز، پاک، خاکی دروازہ؟ تو اجتناب کا مطلب ہے پرانا۔ اگلا سوال ہے
खोजी एक मुताला में एहतिशाम हुसैन ने रतन नाथ सरशार के कौन से नावल का मज़ाहिया किरदार का तजज़िया किया है? अफ़साना-ए आज़ाद का, अफ़साना-ए आरज़ू का, अफ़साना-ए हक़ का, अफ़साना-ए आज़ादी का। तो खोजी एक मुताला सबक में एहतिशाम हुसैन ने रतन नाथ सरशार के जिस नावल का मज़ाहिया किरदार तजज़िया किया है उस अफ़साने का नाम है अफ़साना-ए आज़ाद। याद रहेगा, अफ़साना-ए आज़ाद किसका लिखा हुआ नावल है? रतन नाथ सरशार का। और इस चैप्टर के अंदर खोजी एक मुताला में एहतिशाम हुसैन ने उनके इसी नावल के किरदार को चुना है। जैसे कि अगला सवाल है, एहतिशाम हुसैन ने खोजी एक मुताला में किस मज़ाहिया किरदार का तजज़िया किया है? तो खोजी का किया है। अगला सवाल है, खोजी से एहतिशाम हुसैन की पहली मुलाकात कहाँ होती है? नवाब साहब की महफिल में, बाग में, बस में, नाई के घर। तो खोजी की एहतिशाम हुसैन से पहली मुलाकात नवाब साहब के महल में होती है। नवाब साहब की महफिल में खोजी किसकी गुमशुदगी पर अफसोस ज़ाहिर कर रहे थे? तो अली शाह की गुमशुदगी पर अफसोस ज़ाहिर कर रहे थे खोजी। अगला सवाल है, खोजी के किरदार में ऐसी क्या खूबी थी कि हर कोई जल्द ही उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता था? तेज़ ज़बान और सच्ची बात, तेज़ ज़बान फ़िक्रेबाज़ी, तेज़ ज़बान और सीधा लहज़ा, तेज़ ज़बान और इल्म। तो खोजी के किरदार में ऐसी खूबी थी, तेज़ ज़बान और फ़िक्रेबाज़ी थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी तरफ जल्दी मुतवज्जे हो जाता था। खोजी की उम्र कितनी थी जब मुसन्निफ़ की उनसे मुलाकात हुई? 60, 55, 65। तो 60 साल थी। अगला सवाल है, खोजी अपनी उम्र के एतबार से हर मसले का मशवरा कैसे देता था? हंसकर, गुस्सा होकर, संजीदगी से, बीच में बोलकर। तो खोजी अपनी उम्र के एतबार से हर मसले का मशवरा संजीदगी से देता था। खोजी की बात और मशवरा लोग सुनकर क्या करते थे? उसे डांटते थे, उसे नज़रअंदाज करते थे, उसे छेड़ते थे, उसे चुप रहने को कहते थे। तो खोजी की बात और मशवरा सुनकर लोग उसे छेड़ते थे। खोजी की पसंदीदा चीज़ क्या थी? चाय और गन्ना, गन्ना और अफ्यून, गन्ना और मछली, गन्ना और साग। तो खोजी की पसंदीदा चीज़ थी गन्ना और अफ्यून। अगला सवाल है, खोजी के डरने और नफ़रत करने वाली चीज़ क्या थी? पानी, कुम्हार और ज़ाफ़रान। याद रहेगा, खोजी दरअसल लखनऊ की देश माशरत का नुमाइंदा था, ज़वाल आमदा तहज़ीब का, समाजी और अखलाकी तहज़ीब का, मेहनती और खुश तहज़ीब का, आज़ादी पसंद तहरीक का नुमाइंदा था। तो खोजी दरअसल लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब का एक नुमाइंदा था। खोजी अपने आप को क्या बताता था? कट्टर हिंदुस्तानी, कट्टर मुसलमान, कट्टर दहलवी या कट्टर शिया। तो खोजी अपने आप को कट्टर हिंदुस्तानी बताता था। अगला सवाल है, खोजी सड़क के किनारे खड़े होकर कबाब खाता पर होटल में जाना कैसा समझता था? अच्छा, बड़ा अच्छा काम, नाजायज़ काम या गंदा खाना बनने की जगह। तो खोजी खुद तो सड़क पर खड़े होकर कबाब खाता था, पर होटल में जाना नाजायज़ काम समझता था। खोजी बज़ाहिर एक मस्खरा मज़ाहिया किरदार नज़र आता है, लेकिन उसमें एक डेश भी है। दयानतदार इंसान, संजीदा इंसान, समझदार इंसान या सच्चा इंसान। तो खोजी बज़ाहिर एक मस्खरा और मज़ाहिया किरदार नज़र आता था, पर उसमें एक संजीदा इंसान भी था। अगला सवाल है, सरशार के मुताबिक खोजी का हुलिया जिस्म, साम, पुश्ता कद, कोताह गर्दन, तंग पेशानी देश की निशानी थी। खबासत और शरारत की, चालाकी की, ईमानदारी की या अक्लमंदी की। तो सरशार के मुताबिक खोजी का हुलिया मुजस्समे सामत, पुस्ता कद, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी थी। अगला सवाल है, खोजी को किस चीज़ से बहुत नुकसान पहुंचता था? गन्ना, अकड़, गुस्सा या ज़्यादा बोलने से। तो खोजी को अकड़ से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। खोजी मार खाने के बाद किस चीज़ को याद करता था? पुराने वक्त, करोली, दोस्त या फिर भाई। तो खोजी मार खाने के बाद करोली को यानी कि तेज़ धारदार चाकू को याद करता था। खोजी किस वजह से आवाज़ पर यकीन नहीं करता था? आज़ाद पर
نواب صاحب کی وفاداری کی وجہ سے، نواب صاحب کے کہنے پر، نواب صاحب اور آزاد کی دشمنی ہونے پر، آزاد سے جلنے کی وجہ سے۔ تو خوجی آزاد پر نواب صاحب سے وفاداری کرتا تھا خوجی، اس وجہ سے وہ آزاد پر یقین نہیں کرتا تھا، پر بعد میں جب خوجی آزاد کے پاس چلا گیا تو وہ آزاد سے ہی وفاداری کرنے لگا تھا، آزاد کا وفادار بن گیا تھا۔